नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, उस मुद्दे को लेकर कोर्ट में ईडी को जबरदस्त फटकार लगी है और कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जो मोदी सरकार और उनकी एजेंसियों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। और इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने इसको सत्य की जीत बताया और प्रोपेगेंडा की राजनीति की हार बताया। ये मामला है नेशनल हेराल्ड मामला। कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी सरकार पर पीएम मोदी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती आई है और आज ईडी को फटकार लगा दी कोर्ट ने कि आपने किस आधार पर ये मामला बनाया है। एक व्यक्ति कल को कुछ भी शिकायत कर दे तो क्या उसके आधार पर आप वित्तीय मामलों की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने लगते हैं। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल करने वाली थी ईडी, उसको कोर्ट ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप इसको फाइल मत करिए, ये बेमतलब की चार्जशीट है, इसका कोई मतलब नहीं है। और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन इससे ये पता लगता है कि जांच एजेंसियां किस तरीके से साफ तौर पर कहा जाए तो इशारे पर काम कर रही हैं और विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। और अदालत ने साफ तौर पर कह दिया है कि इसमें कुछ भी है ही नहीं जिसको आप फाइल कर रहे हैं। इस चार्जशीट में कोई दम ही नहीं है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये मोदी सरकार की बड़ी हार है। इसके अलावा जिस प्रकार से जो हम हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा मनरेगा को लेकर के, क्योंकि मनरेगा को खत्म करते हुए सरकार एक नया विधेयक लाने वाली है। आज सरकार ने संसद में उस नए विधेयक को पेश भी कर दिया है। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण। शॉर्ट फॉर्म में इसको जो बीजेपी है उसको नाम जो दिया है वो है बीबी राम जी योजना, ऐसे करके उन्होंने नाम दिया है। और इसको लेकर के अब बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हो गया और इस पर आज जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलने के लिए खड़े हुए तो उस पर तो हंगामा हुआ ही। साथ ही साथ जब विपक्षी दलों की तरफ से आज प्रियंका गांधी खड़ी हुई तो बार बार उनको ओम बिरला ने बीच में टोका। उसके बावजूद प्रियंका गांधी ना केवल ओम बिरला को जवाब दे रही थी बल्कि सामने बैठे सरकार के मंत्रियों को भी उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कुछ हुआ संसद के अंदर हंगामा और कैसे नेशनल हेराल्ड मामले में फंस गई है सरकार, सारी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के, क्योंकि इस पर हमेशा से बीजेपी हर रैली में हर जगह कहीं पर भी हो इस चीज को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही है। तो इस बार जो खबर है वो ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल को राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की और कहा मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी आरोप से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ ही जो कुछ उन्होंने कहा है वो विस्तार से इसमें लिखा है कि दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि ये मामला किसी एफआईआर नहीं बल्कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक व्यक्ति की निजी शिकायत पर आधारित है। इसीलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। ये कहा है कोर्ट ने। सर अब इसको लेकर के जो है ये सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ ये कहा भी जा रहा है, बहुत ही हैरान करने वाला मामला है कि कोर्ट ने चार्जशीट लेने से ही मना कर दिया और कहा कि ये बेमतलब की चार्जशीट है, आप भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। और फटकार लगाई ईडी को बहुत जबरदस्त तरीके से। और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के क्या ट्वीट किया है वो भी मैं आके आपको दिखाऊंगी। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है सर, और आप देख रहे थे चाहे बीजेपी हो, चाहे पूरी की पूरी मोदी सरकार हो, चाहे पीएम मोदी हो, बड़े से बड़ा नेता हमेशा नेशनल हेराल्ड केस में पीएम मोदी पर निशाना जो पीएम मोदी है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमेशा से निशाना साधते आए हैं। और अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारी चीजें हुई हैं और कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? जय संविधान। देखिए, मेरे ख्याल से पुलिस को, ईडी को, सीबीआई को और सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यह समझना चाहिए कि हमारे देश की छवि पूरे विश्व के अंदर किसी राजनीतिक दबाव में ये लोग खराब क्यों करते हैं। देखिए, जब ये केस हुआ था, नेशनल हेराल्ड का केस हुआ था, आपने देखा था गोदी मीडिया ने कई दिनों तक या कई महीनों तक नेशनल हेराल्ड केस को चलाया था और ऐसा बताने का प्रयास किया था जैसे बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो गया, भ्रष्टाचार का केस हो गया। और ये इन्होंने नहीं सोचा कि आज जब ये कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस लेने से इनकार कर दिया, इसका मतलब ये है
कि जिस पे आधारित था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल लेके घूम रहे हैं, वो केस को धराशायी कर दिया। और देखिए, ये सब्जेक्ट निधि मैंने पढ़ाया है और लंबे समय तक पढ़ाया, मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। देखिए, इस सब्जेक्ट को कहते हैं टर्न अराउंड मैनेजमेंट या कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, वैसे इंडस्ट्रियल यूनिट भी बीमार पड़ती है। एक दिन और मैंने आपकी एक डिबेट में एग्जाम्पल लिया था कि जैसे मान लीजिए हमको बुखार आ गया, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसका इलाज कर देगा। जो हमारा इलाज करेगा उसको डॉक्टर कहते हैं। अच्छा, कोई मान लीजिए इंडस्ट्री बीमार हो गई, सिक हो गई। अब ये सिक इंडस्ट्री को हेल्दी बनाने की संभावना है या नहीं, ये सोचने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं टर्न अराउंड मैनेजर। टर्न अराउंड मैनेजर। और जो आपके साथी मित्र एमबीए कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव एक ऐसा प्रोफेशन है कि अगर आप सिक इंडस्ट्रीज को हेल्दी बना सकें, कैसे बनाई जाए, क्या क्या परिवर्तन किए जाएं, क्या क्या उसमें संशोधन किए जाएं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैसे किया जाए, उसके अंदर फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, प्रोडक्ट मिक्स। एक बहुत बड़ा निधि एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना होगा इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक एक ऐसा बैंक था जो पूरी तरह से सिक था, पूरी तरह से सिक था। और यह हाल हो गया था कि उसके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो इस सीमा तक पहुंच गए थे कि लोग सोचने लगे थे ये कंपनी ठीक नहीं हो सकती। उसके अंदर एक नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर आई, उन्होंने उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल परिवर्तन किए, साइकोलॉजिकल परिवर्तन किए, प्रोडक्ट मिक्स में चेंज किया, अपनी टीम को मोटिवेट किया, और इंडियन बैंक आज के तारीख में एक बहुत बड़ा प्रॉस्परिंग और बहुत फायदेमंद बैंक है। एक कंपनी है गजरौला के अंदर, मुरादाबाद के अंदर, उसमें मैं भी डायरेक्टर रहा। उसका नाम है रौनक ऑटोमोटिव्स कंपोनेंट लिमिटेड। ये कंपनी आज से 2001 में सिक थी। एक सिक कंपनी को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं बीआईएफआर, वो बीआईएफआर में रजिस्टर्ड थी। उसके बाद उस कंपनी को रिस्ट्रक्चर किया, 2002 में उस कंपनी के डायरेक्टर में बना। शेयर था ₹2 का, आज उसके शेयर की वैल्यू जो है कम से कम 100 गुनी ज्यादा है। मैंने जिस आदमी का ₹1 का शेयर था, अगर वो 100 गुना हो जाए तो आप समझिए देश का कितना फायदा होगा, प्रमोटर्स का कितना फायदा होगा, और शेयर होल्डर्स का कितना फायदा होगा। इस तरह की हजारों केस स्टडीज हैं। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा अखबार था जिसका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था। बड़े बड़े हमारे दिग्गज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस अखबार का गठन इसलिए किया था कि जिससे देश की जनता को राष्ट्रभक्ति की तरफ बढ़ाया जा सके। और इसमें आरएसएस और बीजेपी और महासंघ और गोडसे और गोलवलकर, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था, इस सब कांग्रेसियों की देन थी। और उस अखबार के माध्यम से देश को जागृत किया गया, देश स्वतंत्र हो गया। लेकिन हुआ क्या कि उसके पास जो एसेट्स थे, जो भी उनके बिल्डिंग्स वगैरह थी, ज्यादातर तो उन्होंने लीज पे ले रखे थे। एक दो बिल्डिंग्स ऐसी थी जो उनकी मलकियत थी उनकी। अच्छा, अब क्या हुआ, सिक हो गई इंडस्ट्री। क्यों हुई कि जो उसकी आमदनी थी, जो नेशनल हेराल्ड, क्योंकि लोगों ने नेशनल हेराल्ड पढ़ना छोड़ दिया, कम छोड़ा। भाई स्वतंत्रता हो गई देश को, अब वो मुद्दे खत्म हो गए। अब आजकल तो गोदी मीडिया चल गया, लोग गोदी मीडिया देखने लगे, अब नेशनल हेराल्ड को कौन देखेगा। इनकम कम हो गई, खर्चे ज्यादा हो गए। जब खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो कंपनी सिक हो गई। अब कंपनी सिक हो गई तो ये अपने बिजली के ड्यूज कैसे दें, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे पे करें, हाउस टैक्स कैसे जमा करें। अब मानी बात है, कंपनी चलनी, अब या उनके पास क्या विकल्प था, उनके प्रोमोटर्स के पास, या तो कंपनी को बंद कर दें, एसेट्स को बेच दें, और बेच के नेशनल हेराल्ड को खत्म कर दें। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कहा कि भाई इस, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और बड़े बड़े सेनानियों ने इसको खड़ा किया है, तो हम इसमें पैसा देते हैं। जो इस कंपनी के ऊपर लोन खड़े हुए हैं, जो पहले कांग्रेस ने ही लोन दिए थे, जो लोन देते हैं, भाई जब आप लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, प्रिंसिपल का पेमेंट करना पड़ता होता है। तो मानी बात है कि आपकी कंपनी पहले ही सिक है और लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की पेमेंट और करने हैं तो और ज्यादा सिक हो जाती है।
तो उन्होंने उसके ऊपर से लोन का बोझा हटा के उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। इक्विटी का मतलब उन्होंने कहा कि ये जो नेशनल हेराल्ड है इसको चलाने की जिम्मेदारी उसको हम करने के लिए इतने करोड़ रुपए देते हैं इक्विटी में। अच्छा, अब सवाल यह है इक्विटी में जो पैसा उन्होंने दिया वो पैसा कानून के अनुसार जिस कंपनीज एक्ट की धारा के तहत वो रजिस्टर हुआ वो उसमें ना तो आप इनकम ले सकते थे नेशनल हेराल्ड से, ना उसमें किराया ले सकते थे, ना उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का कोई भुगतान करा सकते थे, 1 रुपए नहीं ले सकते थे। इसका मतलब हुआ निधि अगर मान लो तुम्हें कहा जाए कि लाल किले को ले लो, मेंटेनेंस तुम्हारे ऊपर है, तुम मेंटेन करोगी लाल किले को। या लखनऊ में रहती हो, तुमसे कहा जाए कि जो बड़ा इमाम बाड़ा है उसकी जो मेंटेनेंस है वो निधि तिवारी करेगी। अच्छा, निधि तिवारी कहेंगे ठीक है करेंगे साहब, लेकिन इनकम भी मैं लूंगी और खर्चे भी मैं लूंगी। कहीं नहीं नहीं, इनकम नहीं लोगी, तुम्हें केवल खर्चे करने, तुम लोगी क्या? तुम बड़े इमाम बाड़े के खर्चे को उठा पाओगी क्या? मैं एक एग्जाम्पल तुमको देता हूं। प्रयाग में जब मैं जीआईसी इलाहाबाद अपनी साइकिल से जाया करता था, एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, प्रयागराज के लोग सुन रहे होंगे उनको समझ जाएंगे। पंडित कन्हैयालाल मिश्रा की एक बहुत बड़ी कोठी थी, इतनी बड़ी कोठी थी कि हम बचपन में सोचते यार इतनी बड़ी कोठी, जैसे आनंद भवन था उसी प्रकार की पंडित कन्हैयालाल मिश्रा की कोठी थी। कितनी बड़ी थी कि हमें लगता था यार इतनी बड़ी कोठी में भी कोई रहता है क्या। अच्छा, उनका देहांत हो गया, उनके बेटों को वो कोठी बेचनी पड़ी। कारण इतनी बड़ी कोठी का मेंटेनेंस कॉस्ट ही इतना ज्यादा है कि जब तक आपकी आमदनी बहुत ज्यादा ना हो जाए तब तक आप उसको मेंटेन ही नहीं कर सकते। आपने कलकत्ता के अंदर बहुत सारे नवाब आपको मिल जाएंगे जिनका हवेलियां हैं लेकिन साइकिल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए। कारण हवेलियों को मेंटेन नहीं कर सकते, इनकम तो कोई हो नहीं रही। भाई आपके पास 100 करोड़ की कोठी है, निधि मान लो तुम्हारे पास 100 करोड़ की कोठी होती, अब 100 करोड़ की कोठी में सफाई में ही तुम्हें 2 लाख रुपए महीने का खर्चा करना पड़ता और इनकम होती नहीं तुम्हारी, कैसे देती 2 लाख रुपए महीना? खंडर बन जाता कि नहीं बन जाता? तो नेशनल हेराल्ड खंडर बने न बने इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने उसके अंदर अपनी अंश पूंजी लगाई और ये कहा इस अंश पूंजी का हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अच्छा, पैसे का लेन देन नहीं हुआ, इनकम 1 रुपए की जनरेट नहीं हुई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने एक पैसा नहीं लिया तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से हो गया भैया? अच्छा, ये जब अभिषेक मनु सिंघवी और सोनिया गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा यार इतना हास्यास्पद केस मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में वकालत के स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ेगा, इतना भी वाहियात केस हो सकता है। भाई ये केस जो था इसमें भाई अगर उन्होंने कोई इनकम जनरेट की होती या कोई एसेट बेचा होता। अब वो गोदी मीडिया क्या बता रहा है साहब, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 करोड़ में ले ली। अरे यार 90 करोड़ में नहीं ली, 90 करोड़ में लाइबिलिटी ली है, एसेट्स नहीं लिए हैं। एसेट्स ना तो लिए हैं, एसेट्स उन्हीं के पास रहेंगे जिनके पास थे, ना उससे कोई इनकम जनरेट की हमने, तो 90 करोड़ रुपए का एक जिम्मा ले लिया है कि इस कंपनी को हम चलाएंगे। क्या चलिए भगवान की कृपा है कि भारत की प्रतिष्ठा बची और हमें यह भी लगा कि हमारे कोर्ट जो हैं उनमें अभी भी रीढ़ की हड्डी बाकी है। लेकिन देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि शाम को आज डिस्कशन गोदी मीडिया क्या होगा ये भी एक देखने की बात है, क्योंकि गोदी मीडिया को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए कि इससे अब इतनी बेइज्जती होगी पुराना आज तक का और टाइम्स नाउ का और रिपब्लिक भारत के अगर लोग वीडियो निकाल के देखेंगे तो नेशनल हेराल्ड पे उन्होंने सारा का सारा अपना जो होता है ना कि जुआड़ी ने अपना सारा घर और सब उसी में रख दिया है और वो अब जो है कोर्ट ने वो केस खत्म कर दिया। अब कहीं और से पकड़ेंगे, कहीं और कुछ करेंगे, लेकिन ये नेशनल हेराल्ड में तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी को जीत मिली। रामलीला ग्राउंड में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए और रुपए की कीमत निधि आज 91 रुपए क्रॉस कर गई। $1 की कीमत 91 रुपए क्रॉस कर गई और मोदी जी विदेश टहलने चले गए। यह भी सुना है कि 18 तारीख को एप्स्टीन फाइल में कोई बड़े बड़े लोगों का नाम आने वाले हैं और देश के एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है जिसके नाम को हम लोग 18 के बाद डिस्कस करेंगे। ये खबर है सोशल मीडिया के अंदर, क्या होगा आई डोंट नो। किस किस की फोटो आएंगी, किस किस की वीडियो लीकेज आएंगी, वो समय आएगा तब देखेंगे। हम देखेंगे नहीं क्योंकि देखने से हमारा ईमान बिगड़ेगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े मंत्री जो है किस प्रकार के कारनामे करते हैं। ये बात आपने सही कही सर। इस तरह की जो
खबरें हैं वो तो चल रही हैं, लेकिन आप देखिए कि अभी जो ये चीज चल रही है, ये जो मामला है और जिस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस पर ट्वीट करके जो है बहुत ही खुशी जताई है। और उन्होंने क्या कहा है, उनका ट्वीट में दिखाना चाहूंगी। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सत्य की जीत हुई है। मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला किया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता। और मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित है, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमें कोई भी डरा नहीं सकता है, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं। सत्यमेव जयते। तो इसको कांग्रेस पार्टी ने सत्य की जीत बताया और कहा कि कहीं कोई इसका आधार नहीं है, बेमतलब का ये केस है। और आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया है कि कितना बेमतलब का ये केस था। अब इसमें इतने सारे अधिकारियों को सर लगाया भी गया होगा, उनका भी समय बर्बाद किया गया होगा, सिर्फ इसलिए कि एक मैसेज दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने आखिरकार खारिज कर दिया। पर ये बड़ा सवाल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को ये पता नहीं था कि ये कोर्ट में कितना एग्जिस्ट करेगा अगर जाएगा तो? भाई ये तो केस को खींचना चाहते थे। भाई जो उनकी नीति है कि एक केस में किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस कर दो और उसे 10 साल खींचो, ये केस कितने सालों से चल रहा है। अच्छा, जब भी कोई इलेक्शन आता है, नेशनल हेराल्ड में ईडी वाले जो है वो पूछताछ के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुला लेते हैं। जब भी कोई इलेक्शन आता है, रॉबर्ट वाड्रा को बुला लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर इलेक्शन आता है तो उसमें उस ऐप की बात करते हैं जिस ऐप के अंदर प्रधानमंत्री के खुद की सचिव और खुद की एडवाइजर इन्वॉल्व दिख रही हैं। अभी तो ये खबर मिल रही है कि प्रधान पीएमओ के अंदर बैठी हुई महिला जो उनकी एडवाइजर है, वो किस किस कांड में लिप्त हैं और उनके ऑफिस से उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो ये होता है कि आपको डराने के लिए एक फर्जी केस कर दिया निधि तिवारी पे। अब निधि तिवारी जो है उनका सारा ध्यान तो केस पे लगा हुआ है। वकील के लिए फीस कैसे इकट्ठा करें, वहां जाके बेल कैसे लें, वहां होटल का कैसे इंतजाम होगा, आने जाने का कैसा होगा। तो अब राहुल गांधी में 30-35 केस लाद रखे हैं। वो तो राहुल गांधी की हिम्मत है कि वो लड़ रहा है आदमी, वरना छोटा मोटा आदमी तो टूट जाता है। और ये अशोक चव्हाण के साथ क्या हुआ था, अशोक चव्हाण तो रोए थे आके सोनिया गांधी के पास। उन्होंने कहा था कि मेरा मन नहीं है लेकिन मैं क्या करूं। उन्होंने वो जो विडोड आर्मी वुमेन है उनके बारे में जो फ्लैट का मामला है उसमें मुझे अरेस्ट करने की तैयारी कर ली है, तो मेरी मजबूरी है, मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाना पड़ रहा है। अमरिंदर सिंह को कहना पड़ रहा है कि मेरी गलती थी कि मैं कांग्रेस छोड़ के चला गया। धीरे धीरे रियलाइजेशन सबको होगा, लेकिन ईडी के अंदर भी तो वकील होते हैं, ईडी के अफसरों को भी तो वकालत पता है, कानून पता है। उन्हें पता था इस केस के अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, इस केस के अंदर कोई केस नहीं बनता। लेकिन जब आका लोग ये कहें, अब बदकिस्मती ये है, इधर तो रामलीला ग्राउंड की वो हुई, उधर ये पोल खुल गई कि ये सारा केस फर्जी था। अच्छा, गोदी मीडिया को अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आज उनकी छवि पूरे विश्व के अंदर क्या होगी। अरे जिस केस में कोई मनी का लेन देन नहीं हुआ, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि आपने ब्लैक मनी जनरेट किया विश्व में, विदेश में, और इस विदेश को फेक कंपनीज के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर उसे दूसरी शेप में ले आए। उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जो अडानी के केस में हुई, जो आरोप लगाया था हिडनबर्ग ने, वो मनी लॉन्ड्रिंग था। उसकी इंक्वायरी आपने कराई नहीं, उसमें आपने जो मैंडेट था उसको संशोधित कर दिया, मेन मुद्दों पे देखने नहीं दिया। कामत साहब वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली इश्यू ये है कि जबकि आपको पता है कि इस केस के अंदर कुछ नहीं है, तो जो एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कहते थे राहुल गांधी विदेश में जाके, जिसपे ये लोग आपत्ति करते थे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आपने खत्म कर दिया, आपने जो है फर्जी केसेस लगा के अपोजिशन पार्टीज को। और कल किरण रिजिजू कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, हम विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं है। अरे आपने तो प्रूव कर दिया नेशनल हेराल्ड के केस में, आप विरोधी नहीं है, आप दुश्मन है, और दुश्मन की तरह। लेकिन सत्ता बदलती है, मोहन भागवत ने कह दिया, सत्ता तो हमेशा आपके पास रहेगी नहीं। और क्या पता 18 तारीख के बाद फिर किसको जेल जाना पड़े, किसको बेल लेनी पड़े और किसको हथकड़ी है सड़कों पे घुमाया जाए, ये तो 18 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन चारों तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है काले बादल मंडरा रहे हैं
और देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान के बचने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल सर, हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है मनरेगा का मामला। और इस पर आप देख रहे हैं कि कई दिनों से चर्चाएं चल रही हैं और लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पेश किया गया है। अब इसका नाम वीबीजी रामजी होगा और उससे लेकर संसद में डिबेट शुरू हो गई है। और पिछले 11 सालों से आप देख रहे हैं कि बिना सिवाय नाम बदलने के और तो कुछ किया नहीं जा रहा है, और बस कांग्रेस की स्कीम के नाम बदल रहे हैं। अब मोदी जी ने महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रख दिया है। पर ये सिर्फ नाम बदलने का मुद्दा नहीं है। वो मनरेगा जो ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ था, जिसने गांव देहात में लोगों को काम का अधिकार दिया, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत की, उसे पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। और उसको लेकर के आज शिवराज सिंह चौहान ने संसद में जैसे ही बिल पेश किया तो संसद में कुछ सेकंड के लिए हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद विपक्ष के सांसदों को खड़ा किया गया और उन्होंने इस बिल को पेश होते ही इसका विरोध किया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोली प्रियंका गांधी, बहुत ही संक्षिप्त वो बोली, लेकिन इस पूरी की पूरी सरकार की जो मनरेगा खत्म करने करके एक नया एक्ट लाने की जो पूरी नीयत है उसको एक्सपोज कर दिया। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, मैं उनका छोटा सा वीडियो दिखाती हूँ। इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय। जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियां होती है, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुंच रही हूँ, मुझे पहुंचने दीजिए। नहीं, 1 मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। सर, उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर, मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर, ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर, इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर, आखिर बात है, 1 मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी ये शुरुआत है। सर, जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम, जो ये विधेयक आ रहा है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर, ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर, एक और है,
सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके माननीय सदस्य, सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर, जो 100 आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर, ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर, आग्रह आखिरी बात ये है सर कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर, आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। तो सर, आपने देखा कि प्रियंका गांधी जो है वो खड़ी हुई और वो कह रही थी कि केवल नाम बदलने की सोच नहीं है, बल्कि इसके जरिए गरीब के पेट पर लात मार रही है सरकार, क्योंकि अभी तक जो मनरेगा केंद्र के पैसों की वजह से चलता था, अब वो राज्यों पर उसका बोझ डाला जा रहा है। और प्रियंका जब बोल रही थी तो ओम बिरला की तरफ से उनको बार बार टोका जा रहा था, क्योंकि प्रियंका के पीछे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद थे वो तस्वीरें दिखा रहे थे महात्मा गांधी की। तभी बीच में जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से भी जब उनको टोका जाता है तो वो कहती है कि वो जवाब देती है सत्ता पक्ष को कि मेरे परिवार के नहीं है महात्मा गांधी, लेकिन परिवार जैसे ही हैं। पर ये जो भाषण था उनका, आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से मनरेगा को लेकर जो सरकार की मंशा है उसको उजागर करने में क्या कामयाब रही प्रियंका गांधी? देखिए, जो मुझे लगता है वो असली कारण ये है कि सरकार ये महसूस कर रही है कि अब सरकार के पास, ना तो केंद्र सरकार के पास ना राज्य सरकारों के पास पैसा है किसी भी विकासशील योजना को पूरा करने के लिए। ये बिल्कुल पक्की बात है जो प्रियंका गांधी ने कही। जो मुख्य बात है, पहले 90% जो मनरेगा का पैसा होता था वो केंद्र सरकार देती थी। अब इन्होंने कर दिया 60-40, माने 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पता है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जितने उनके ऊपर लोन है उनकी जीडीपी उससे भी कम है। तो जीडीपी का अगर आप जो भी पैसा कमाएंगे उसका कैसे भुगतान करेंगे जो लोन आपने ले रखे हैं। केंद्र सरकार ने चालाकी क्या की, पिछले 11 साल के अंदर सेस लगाए, जिसमें सेस में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा न देना पड़े। जीएसटी में यही स्टेट्स की परेशानी थी कि आप हमारा पैसा नहीं देते। वेस्ट बंगाल में दीदी रोती रहती हैं, स्टालिन तमिलनाडु में रोने रहते हैं कि साहब हमारा हिस्सा ही हमको नहीं देते, 75-80 हजार करोड़ हमारा बकाया है। तो एक तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को नकारा सिद्ध करने के लिए उनको पैसा नहीं दिया, दूसरा कानून में परिवर्तन करके सेस लगा के पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार के बाहर रख दिया। तीसरा, जो मोदी जी ने, आपको याद होगा, पहले कहा था कि मुझे मनरेगा जैसी स्कीम से घृणा है, वो उन्होंने दिखा दिया उनको घृणा है।
तो सीधी सी बात यह है, इसका लबोलबाब यह है कि मनरेगा को खत्म करना चाहते हैं। ये जो गरीबों के हित में चलाई हुई स्कीम है, इसको खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने राम जी के नाम पे रख दिया, अच्छा अब आप सोचिए निधि, खुद बताइए, आप भी सनातनी हैं, अगर भगवान श्री राम के नाम पे कोई स्कीम होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई लिमिट होगी क्या? भगवान हमारे भक्त वत्सल हैं, क्या वो किसी चीज की लिमिट रखेंगे? वो तो कहेंगे 500 रुपए रोज दो, महीने में 20 दिन दो, दे दो 10-10 हजार रुपए हर गरीब आदमी को, देश की आर्थिक व्यवस्था चेंज हो जाए। लेकिन कैसे देंगे? देना तो सब अडानी जी को है, अडानी जी को सारी हर चीज देनी है। 10% लोगों के पास 65% सारी वेल्थ चली जाएगी। गरीब जो है वो खाने के लिए तरसेगा, और बेचारा जो डेली मनरेगा के अंदर पैसा कमाता था, अब ऐसी स्कीम बना दी है आपने जानबूझ के कि 40% स्टेट गवर्नमेंट देंगी, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं है, पैसा नहीं आएगा, मनरेगा के अंदर पैसा नहीं मिलेगा, मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। अच्छा, बदनाम करने के लिए नाम किसका चुना आपने? अरे आपने चुन लिया हमारे भगवान श्री राम का नाम। बदनाम किसका नाम होगा कि भगवान श्री राम, पहले महात्मा गांधी के नाम पे तो स्कीम चलती थी, भगवान श्री राम के नाम पे स्कीम बंद हो गई, और स्कीम बंद हो जाएगी, पैसा मिलेगा नहीं लोगों को, क्योंकि 40% है ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास। इधर उधर का लोन मिला हुआ था, उसको आपने बिहार में 10-10 हजार रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं में बांट मारा। अब उनसे पैसा वापस मांग रहे हैं, महाराष्ट्र में पैसा वापस मांग रहे हैं। बड़ा मजेदार किस्सा हुआ निधि, आपको पता ही होगा, मेसी जो आया यहाँ पे दिल्ली में, वहां फुटबॉल मैदान में लोग मेसी की बात नारे नहीं लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, रेखा गुप्ता के नारे लग रहे हैं। वही महाराष्ट्र में आपने धोखाधड़ी की, वही बिहार में की, वही दिल्ली के अंदर की। अब ये नेशनल हेराल्ड का केस जो खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह है कि मनरेगा स्कीम को ये जड़ से खत्म करना चाहते हैं। गरीबों को ये 1 रुपए नहीं देना चाहते हैं, सारा का सारा पैसा अपने गुजरात लॉबी को देना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। इसका जो बोझ राज्यों पर पड़ेगा, उसका कितना असर पड़ेगा, शायद मोदी सरकार ये सोच नहीं रही है, और शायद मुझे लगता है कि विपक्षी राज्यों पर ज्यादा बोझ डालने के लिए ही इस प्रकार की स्कीम लाई जा रही है, और इसका विरोध तो फिलहाल हो ही रहा है। लेकिन जब ये सदन में पेश होगा ठीक तरीके से, और उस पर जब विपक्षी नेता अपनी बात रखेंगे, और फिर ये फिर से, जैसे आप जानते हैं कि सारे जो बिल हैं वो कहाँ चले जाते हैं, फिर वही होगा। देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।